नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स, जिसे हिंदी में नकल प्रकरण भी कहा जाता है। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है और पनिशमेंट्स क्या होती हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे यूएफएम के बारे में, तो मैं ये सेपरेट वीडियो यूएफएम के ऊपर ही बना रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरे चैनल पे आपको यूएफएम से रिलेटेड जो पनिशमेंट है और जो यूएफएम के जो गाइडलाइन है उससे रिलेटेड जो है दो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, बट दोनों अलग अलग टॉपिक थे। तो मैंने सोचा कि दोनों को एक ही टॉपिक में कंबाइन कर देता हूँ, मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, जिससे आपको यूएफएम को समझना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हो, स्कूल के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारी जगह सेम रूल ही लागू होता है। यहां पर देखते हैं यूएफएम के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले देखेंगे पेपर, बुक, नोट्स या अनऑथराइज्ड मटेरियल अगर आपके पास पाया जाता है तो इसे यूएफएम मतलब नकल प्रकरण के अंतर्गत लिया जाएगा। ये एक गाइडलाइन दिया गया रहता है जिसमें क्लियर मेंशन है कि क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बुक, कोई भी स्टडी मटेरियल अगर मिलता है तो टीचर आपके ऊपर यूएफएम का केस बना सकते हैं। लेकिन रूल क्या कहते हैं कि अगर आपके पास पेपर, बुक या नोट्स या कोई भी ऐसी सामग्री मिलती है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब जो पेपर आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड है, तभी आप पर यूएफएम का केस बनाया जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। टीचर कोई भी आपके पास अगर नोट्स, बुक या अनऑथराइज्ड पेपर मिल जाता है तो उसे चेक भी नहीं करेंगे और आपके ऊपर यूएफएम का केस डाल दिया जाता है। दूसरा, कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर, इवन स्विच ऑफ मोबाइल, मतलब अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, चाहे वो चालू हो या बंद हो, कैलकुलेटर मिल रहा है, तो भी आपको यूएफएम के अंतर्गत जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। एनीथिंग रिटन ऑन इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर, एनी सब्सटेंस, मतलब जहां पर आप बैठे हैं उस पर, इवन जो आपका जो स्केल है उस पर, आपके कंपास बॉक्स में भी अगर कुछ लिखा हुआ पाया जाता है तो उस कंडीशन पे भी आपके ऊपर यूएफएम का चार्ज लगता है। एनीथिंग रिटन ऑन बॉडी, क्लॉथ, अंडरगारमेंट, हैंकरचिप एक्सेट्रा, मतलब अगर आपके बॉडी पर कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस पेपर से रिलेटेड, या आपके क्लॉथ्स में, कपड़ों में लिखा हुआ है, अंडरगारमेंट्स में लिखा हुआ है, या रुमाल में या हैंकरचिप में अगर आपका लिखा हुआ है कुछ भी, तो उसे भी यूएफएम के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट चेंज। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो रहते हैं वो अपना क्वेश्चन पेपर में कुछ आंसर लिख के बगल वाले को फॉरवर्ड कर देते हैं, या बगल वाला क्या करता है, जो आंसर शीट में लिख रहा है और सप्लीमेंट्री लेने के बाद अपनी मेन आंसर शीट अपने फ्रेंड को एक्सचेंज कर रहा है, तो यह भी यूएफएम के अंतर्गत ही आता है। यूएफएम में क्लियर इंडिकेट किया गया है कि जहां पर क्वेश्चन पेपर में लिख के आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी दूसरे की आंसर शीट से कॉपी कर रहे हैं, तो ये चीटिंग में नहीं बल्कि अनफेयर मीन्स या नकल प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद कम्युनिकेशन ऑन एनीवन, अगर मान के चलिए अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, इवन वो स्टाफ हो, मतलब टीचर्स को छोड़ के अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, इवन टीचर से भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो भी ये यूएफएम के अंतर्गत आता है। आप जैसे वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम से बाहर आते टाइम अगर आप किसी स्टाफ से, किसी कलीग से, किसी फ्रेंड से या बाहर से कोई आए हुए व्यक्ति से, कहीं से भी अगर आप बात करते हुए पाए जाते हैं किसी और से, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो पेपर के थ्रू हो, किसी भी थ्रू से, तो भी यह यूएफएम के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे टू डिस्ट्रॉइंग नोट्स और पेपर। अगर मान के चलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम पकड़ा जाएंगे तो नोट्स को फाड़ देंगे या कॉपी को फाड़ देंगे या उसको लिगल लेंगे या जैसा भी है, उन सारे केसेस को भी यूएफएम के अंतर्गत रखा गया है। अगर कोई स्टूडेंट किसी पेपर को च्युइंग करते, मतलब चबाते हुए अगर पाया जाता है, या किसी पेपर को फाड़ते हुए पाया जाता है, या खिड़की के बाहर कोई पेपर फेंकते हुए पाया जाता है, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, वो भी यूएफएम के अंतर्गत आता है। टॉकिंग टू समवन, आपने देखा होगा कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या और किसी के साथ हम बात करते हैं, वो बात कोर्स से रिलेटेड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएफएम का कोर्स आप पर उसके बाद भी डाला जा सकता है। तो ये जो 9 गाइडलाइन है उसको आप अच्छे से ध्यान रखें
इसके अलावा एक और चीज याद रखें, यहां पर एनीथिंग रिटन ऑन क्वेश्चन पेपर, मैंने 4 पॉइंट बताए थे, फिर नीचे के बता दिए थे, 5वां पॉइंट बताना भूल गया था आपको कि एनीथिंग रिटन ऑन क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर में भी कुछ नहीं लिखना है। ना आपको किसी से बात करनी है, ना आपके बेंच डेस्क पे कुछ लिखा होना चाहिए, ना आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने चाहिए, ना आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेपर होना चाहिए, आपके ना स्केल में कोई पेपर होना, स्केल में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके क्लॉथ्स में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इन सब का एक कंक्लूजन ये निकलता है कि आपकी बॉडी पर कहीं पर भी ऐसा कुछ ना मिले या बेंच डेस्क के आसपास ऐसा कुछ ना मिले जिससे टीचर को ये लगता हो कि इसकी मदद से आप अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए हेल्प करेंगी स्टडी मटेरियल के फॉर्म में, उन सारी चीजों को यूएफएम मतलब अनफेयर मींस के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो हो गया यूएफएम में क्या क्या गाइडलाइन है। अब आते हैं पनिशमेंट के ऊपर कि अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर यूएफएम लग जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, मतलब उसकी पनिशमेंट्स क्या है। पहली कैटेगरी ए जो रहती है उसे बोला जाता है नो पनिशमेंट, मतलब जब आप टीचर आपको पकड़ता है, पकड़ने के बाद फॉर्म साइन कराएगा, फॉर्म साइन कराने के बाद आपकी जो पहली कॉपी है उसको वो सबमिट कर लेगा और आपको दूसरी कॉपी देगा। तो अगर आप टीचर्स को ऐसा लगता है कि आप धोखे से या पहले से ही बेंच डेस्क में लिखा होगा, तो वो ऐसी रिपोर्ट बना के यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है जिससे यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि बच्चा धोखे से इन सब चीजों में फंस गया है, तो उन बच्चों को नो पनिशमेंट की कैटेगरी मतलब कैटेगरी ए में रखा जाता है। इस कैटेगरी में आपका फर्स्ट आंसर सीट चेक नहीं होगा जबकि सेकंड आंसर सीट पूरी तरह से चेक होगा। तो ऐसे बच्चों के पास होने के जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। वहीं हम आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है जो नकल प्रकरण में पकड़ाते हैं, और कैटेगरी बी में रखा गया है पनिशमेंट पेपर कैंसल, मतलब जो पेपर आप दे रहे हैं वही बस कैंसिल होगा, बाकी पूरा पेपर चेक होगा। जैसे कि मैथ्स के 3 पेपर होते हैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, आपको पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। अगर मान के चलिए आपका पहला और तीसरा पेपर मिला के आप पास हो रहे हैं और सेकेंड पेपर में आप यूएफएम में फंसे हैं तो भी आप पास कहलाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको टोटल मार्क्स जितने चाहिए, अगर आप उतना पासिंग मार्क्स ला रहे हैं तो भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन अगर पासिंग मार्क्स से कम आएगा तो आपको उस पेपर में फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैथ्स के पहले पेपर में आपका यूएफएम लगा तो पहले पेपर को रिजेक्ट किया जा सकता है। वैसे ही फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में हुआ तो सिर्फ फिजिक्स का फर्स्ट पेपर आपका कैंसिल होगा। तीसरा, अगर मान के चलिए फिजिक्स का सेकंड पेपर में आपका यूएफएम लगा तो सिर्फ वही पेपर कैंसिल होगा। मतलब जो पेपर आप दे रहे हो सिर्फ वही पेपर बस कैंसिल किया जाएगा, बाकी कोई भी पेपर में आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं कैटेगरी बी। अब आता है कैटेगरी सी। इसका मतलब होता है एग्जाम कैंसिल। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जो 23-24 वाला सेशन है उसमें फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा है, वो किसी भी एक पेपर में अगर यूएफएम में पकड़ाता है और उसे अगर कैटेगरी सी का पनिशमेंट दिया जाएगा तो उसका फाउंडेशन कोर्स मतलब पहले पेपर से लेके जो लास्ट पेपर तक के सारे एग्जाम हैं उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको वो वाला जो ईयर है वो आप सीधा सीधा क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। जबकि कैटेगरी ए और बी में, कैटेगरी ए में पास या सप्ली, वहीं कैटेगरी बी में भी आप पास या सप्ली आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी सी से हैं तो आपका वो जो 1 साल है वो खराब हो जाएगा, मतलब आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कैटेगरी डी में। बैंड फॉर मिनिमम 1 ईयर, 1 से 4 साल तक आपको बैन किया जा सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम या किसी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको बैन मिनिमम 1 साल का लगेगा और मैक्सिमम 4 साल के 3 से 4 साल तक आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। तो ये जो है सबसे टफ पनिशमेंट है जिसे हम लोग कैटेगरी डी कहते हैं। तो यहां पर 4 प्रकार के पनिशमेंट मिलेंगे। पहले में कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, दूसरे कैटेगरी में सिर्फ एक पेपर कैंसिल होगा, तीसरी कैटेगरी में पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वहीं चौथी कैटेगरी में मिनिमम 1 साल के लिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर एक बार हमारे ऊपर अगर यूएफएम लग जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती। यूएफएम के अंतर्गत इतने सारे रूल्स हैं कि अगर आप धोखे से भी उसमें फंस सकते हैं। इसे देखते हुए अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेता है तो यूएफएम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपका यूएफएम आया रहेगा तो ये कभी सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा।
और ना ही अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी कहीं पर भी रिजल्ट में यूएफएम लिख के नहीं आता है। केवल जब आप नेट कॉपी जब अपनी सब निकालते हैं उस समय बस आपका आएगा, बाकी आपके जो मेन रिजल्ट है उसमें कहीं यूएफएम लिख के नहीं आता। और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा पास वाला, आपको वही पुट करना है। कोई भी बच्चा फेल वाला या सप्ली वाला रिजल्ट तो पुट करता है नहीं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर यूएफएम का चार्ज लग भी गया तो वो चार्ज का जो पनिशमेंट है उसे जब आप दे देते हैं, आपको जो भी पनिशमेंट मिला उसे आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके करियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें कि अगर हमारा यूएफएम आ गया तो हमारा करियर खत्म। करियर बिल्कुल खत्म नहीं होता। आप बस अपनी मेहनत करते रहिए जिससे आपको आगे आने वाले टाइम पे जो एग्ज़ाम है उनका लाभ मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि यूएफएम की गाइडलाइन, यूएफएम के पनिशमेंट और यूएफएम आने के बाद क्या होता है उसे मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा आपको। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।